चलो तो हम लोग बात करेंगे सॉल्वेबिलिटी पे। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ दे रखा है ना, उस ग्राफ से देखो थोड़ा समझाया गया है। तो ग्राफ पे देखो पहली चीज तो ये कि ये जो सॉल्वेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंपाउंड की जनरली जो सॉल्वेबिलिटी है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेबिलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? वो आपका है लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा आपका सॉल्यूट होना चाहिए उसी टाइप का सॉल्वेंट होना चाहिए। तो हम जनरली बोल देते हैं कि दोनों अगर सिमिलर नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, तो आपकी सॉल्वेबिलिटी कैसी होगी? मैक्सिमम वहां पे आपकी डिफाइन हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन है कि मैथमेटिकली भी एक्सप्लेनेशन आता है जहां पे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, इन दोनों पे सॉल्वेबिलिटी डिपेंड करती है। तो सॉल्वेबिलिटी का एक तो फैक्टर ये हो गया कि आप डाइपोल मूवमेंट निकालो। डाइपोल मूवमेंट के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारा जो गिवन सॉल्वेंट है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर हुआ, पोलर होने का मतलब डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर यहाँ पे सॉल्यूट जो दे रखा है अगर उसका भी डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों ही कैसे हैं? पोलर हैं। अगर दोनों पोलर हैं तो आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे। सॉल्वेबिलिटी डिफाइन करेंगे। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डाइपोल मोमेंट इफ एनी केस आता है म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो अपनी सॉल्वेबिलिटी शो कर लेंगे, ये भी शो करेंगे। लेकिन इफ एनी केस या तो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट दोनों में से किसी एक का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, किसी एक का नॉट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो फिर वो सॉल्वेबिलिटी शो नहीं करते हैं। पहली चीज तो ये सॉल्वेबिलिटी के प्रिंसिपल में जब भी क्वेश्चन आए आप डाइपोल मोमेंट की तरफ से जाना और डायरेक्ट मत देखना। डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि ये पोलर है, बट डाइपोल मोमेंट के बेस पे जाना तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और ऑप्शन जो होंगे ना वो लगभग डाइपोल मोमेंट के बेस पे बन जाते हैं। तो जब लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टीज आती हैं तो ऑलवेज फॉलो डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बेस पर सॉल्वेबिलिटी को डिफाइन करना। अच्छा, दूसरी चीज मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन एक ये आता है कि जो डाइपोल मोमेंट है अगर मैं मैथमेटिकली इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला जो इसका फैक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी है लैटिस एनर्जी, और सेकेंड आपका आता है हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम कैसे डिफाइन करें? तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कंपैरिजन में अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि वहां पे जो सॉल्वेबिलिटी है वो आपकी परफेक्टली डिफाइन होगी। मतलब वहां पे जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। अगर दूसरे दूसरे पॉइंट की तरफ अगर मैं चलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो रही है हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसका मतलब ये है, मैंने पहले पढ़ाई थी, याद करो। लैटिस एनर्जी किस लिए थी? वन मोल कंपाउंड के लिए डिफाइन थी, जहां पे जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड आपको दिख रहा था, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए आप जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को मैं और भी अभी डिफाइन कर दूंगा, ये कौन कौन से फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज होता है। लेकिन अभी सिर्फ ये देखो सॉल्वेबिलिटी पे बात करते हैं। तो मैथमेटिकली सॉल्वेबिलिटी जो होगी वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी पे। अगर हाइड्रेशन एनर्जी अधिक हो जाती है लैटिस एनर्जी से तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेबिलिटी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी, सॉल्वेबिलिटी आपकी परफेक्ट होगी। अगर लैटिस एनर्जी अधिक हो जाती है तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी से तो फिर वहां पे सॉल्वेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, नो सॉल्वेबिलिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला है NaCl, हमारे पास ये सॉलिड है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है, सॉलिड है। इसको मैंने ब्रेक किया, मतलब मैंने लैटिस एनर्जी डिफाइन करी क्योंकि मुझे इसे ब्रेक करना है। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आपका आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एनर्जी दी, लैटिस एनर्जी। मतलब प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, यही होगा ना? हाँ सर। ओके। तो यहाँ से आपका Na प्लस और Cl माइनस यहाँ से आपका रिलीज हो गया। अब ये दोनों गैस की फेज में है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोथ आर इन गैसियस फेज, दिस इज आल्सो इन गैसियस फेज और ये भी गैसियस फेज में है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन किया जा रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी।
दोनों के साथ हम क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जैसे लेके आएंगे तो यहाँ से बनेगा Na प्लस एक्वस, तो यहाँ बनेगा Cl माइनस एक्वस। मतलब सोडियम प्लस के आसपास, सोडियम प्लस के आसपास ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ना वो डाइपोल के फेज में इकट्ठा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ माइनस सर। प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। सेम Cl माइनस की तरफ होगा। Cl माइनस कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, तो इसके आसपास भी वाटर मॉल, मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, इस तरीके से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आपके Cl माइनस जो आपको यहाँ पे लिखा था मैंने एक्वस, ये जो लिखा है मैंने एक्वस, इस एक्वस का मतलब ये जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम ये है, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, चाहे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैटाइन के साथ या फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एनायन के साथ, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, कैटाइन और एनायन के पास, उतना ज्यादा ही वाटर मॉलिक्यूल आपका वहां पे क्या होगा, इकट्ठा होगा, मतलब ज्यादा चिपकेगा। सीधी सी बात इसको ऐसे बोल लो, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वहां पे लगेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और कभी कंपैरिजन करने के लिए आ गया कि कहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी, कहाँ पे हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पे डेफिनेटली आपका जो लगने वाला जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, जो अकोमोडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगेगा वहां पे उतनी ही बड़ी आपको रेडियस की देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इकट्ठे लग सकते हैं, मतलब ये माइनस है तो आपका प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस, इस तरीके से। तो बहुत बड़ी यहाँ पे हाइड्रेट रेडियस आपको और देखने को मिल सकती है। कि पहली बात समझ में आई क्या? हाँ सर आई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आपके यहाँ से Na प्लस और जो आपको Cl माइनस दिख रहा है वो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। बट क्वेश्चन ये था कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल डाला, तो आपको दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ डाइपोल मोमेंट मुझे परफेक्टली दिखता है, ये पोलर है ना, ये पोलर है, आपको अच्छे से दिखता है। यहाँ पे देखो तो इसका मूवमेंट इधर होगा, यहाँ पे मूवमेंट इधर होगा, और हमेशा लॉन पेयर का अभी होता है। लॉन पेयर कहाँ होता है? बाहर की तरफ, एक तो इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, आएगा ना? यस। तो तीनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन लगभग जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और रिजल्टेंट देखिए तो सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर। पोलर। तो ये पोलर हो गया। सामने NaCl, वो तो ऑब्वियसली आपको आयोनिक दिख रहा था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयोनिक कंपाउंड के साथ अटैच होता है, A प्लस एंड B माइनस, जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयोनिक कंपाउंड के साथ अटैच होता है या उस आयोनिक कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस करता है, तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जी को रिलीज करता है। तो मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा तो इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जनरली हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब 1 मोल आयोनिक सॉलिड को हाइड्रेशन को सपोर्ट करने के लिए या हाइड्रोलिसिस करने के लिए, वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच होते हैं या उसको आयोनाइज करते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उस समय जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे होते हैं डाइपोल की फेज में कैटाइन और एनाइन के आसपास, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल अपने पास से ही एनर्जी को रिलीज करता है। ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं करता, लेकिन करता है, ठीक है। तो एक सोडियम के प्लस आसपास क्या थे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लग सकते हैं। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी सी भी एनर्जी रिलीज करेगा तो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल लगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी ना। हाँ। ओके, तो क्वेश्चन है कि जो लैटिस एनर्जी है और जो हाइड्रेशन है, लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड फॉर आयोनिक सॉल्यूट्स। अगर लैटिस एनर्जी अधिक है तो मतलब लैटिस एनर्जी अधिक है तो मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अरे बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आसानी से डिसोसिएट होगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीट तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही लेस एनर्जी रिलीज करता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो अधिक होगी। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी सामने वाले, मैं मान के चलो मैं ए बी कंपाउंड को पानी के साथ डाल रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स में डाल रहा हूँ, अगर ये ए बी कंपाउंड आयोनिक है तो पहले तो इसे ब्रेक होना पड़ेगा ना,
मुझे बताओ, ये हम वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे यूज करेंगे? जब तक ये Na+Cl- नहीं बनेगा, मेरी बात समझो ध्यान से, जब तक आयोनिक कंपाउंड से Na+ और Cl- बनेगा नहीं, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी थी वो आपकी लैटिस एनर्जी, जब तक यहाँ पे NaCl आपका डिसोशिएट नहीं होगा तो हमारे पास लैटिस एनर्जी डिफाइन ही नहीं होगी। तो पहले तो NaCl जो आयनिक सॉलिड उसको ब्रेक करना पड़ेगा, आयंस की फेज में आएगा, देन आप वाटर मॉलिक्यूल को लगाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अगर आपके हाइड्रोलैटिस एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है हाइड्रोजन एनर्जी से, तो उस केस में मतलब उस केस में ये हो गया कि NaCl ब्रेक ही नहीं किया। अगर NaCl ब्रेक ही नहीं किया तो Na+Cl- ही नहीं बना, तो फिर हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। और दूसरा के अगर हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा नंबर्स में अगर एक्यूमुलेट होते हैं आपके उस आयोनिक कंपाउंड की तरफ, अगर मैं ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, डिफाइन कर दूं, वहां पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अधिक हो जाती है, ठीक है, ये मैथमेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाए जाते हैं इसके ऊपर, तो वहां पे अगर आपकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो बिल्कुल भी सॉल्बिलिटी नहीं होगी। अगर आपकी ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी अधिक हो जाती है लैटिस एनर्जी से, तो आपकी सॉल्बिलिटी डिफाइन होगी। तो इसको जरा यहाँ देखो, इस पॉइंट को, हाइड्रेशन एनर्जी जो डेल्टा H वो क्या है आपकी? ज्यादा है लैटिस एनर्जी। हम इसको सिंपल वही तरीके से निकालते हैं कि डेल्टा H जो रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल, जो आपका H आएगा वो किसका होगा? प्रोडक्ट का, माइनस समीशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल एनर्जी में जो रिएक्शन में चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में अगर आपका NaCl ब्रेक किया जा रहा है तो हम इसे बोल देंगे डेल्टा HR को क्या बोलेंगे बताओ जरा? इसे बोल देंगे लैटिस एनर्जी। हाँ अगर आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जा रहा है तो अपन इसी सेम रिएक्शन को बोल देंगे क्या? डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है, उसी के बेस पे पूरा का पूरा सॉल्व होता है। अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो वहां पे आपकी थर्मोकेमिस्ट्री से आएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू वैल्यू दी जाएगी तो उसके बेस पे हमें सिर्फ सॉल्व करना होगा, वैल्यूज के बेस पे या फिर ग्राफ वगैरह जो है सामने, इसके बेस पे कंपेरिजन कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे डेल्टा H हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्बिलिटी अधिक, बाकी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम मिसमैच ऑफ साइज। मैक्सिमम मिसमैच का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस किसका है बेटा? डिफरेंस कैटाइन और एनाइन का, कैटाइन एंड एनाइन। जो कैटाइन के साथ एनाइन अटैच, अगर वहां पे कैटाइन और एनाइन के बीच में अगर आपके साइज का डिफरेंस जितना ज्यादा हो जाएगा, वहां पे सॉल्बिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। क्यों ज्यादा होगी? सुनो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अरे बताओ। हाँ होगी ना। यस, तो कैटाइन एनाइन के साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज विल डिक्रीज। आपको पता है साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम आने पे साइज विल इंक्रीज। यस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला था सीजियम सबसे पॉजिटिव है, फ्लोरीन सबसे नेगेटिव है, तो मतलब इसका साइज क्या है? मुझे बताओ जल्दी, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, ज्यादा होगा। बिगेस्ट है। हाँ। देखो ना टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है। यस। हाँ, तो फ्लोरीन का साइज क्या है? बहुत छोटा है, साइज। हम्म। नोबल गैसेस को तो छोड़ ही दो ना, उनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। आप जिन्होंने कहा था इसकी कहानी बाद में बताएंगे, रेशियो के बेस पे होता है, प्रपोर्शन के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइज का डिफरेंस अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। बिल्कुल। अगर साइज का डिफरेंस अधिक हो गया तो वहां पे पोलैरिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मैक्सिमम। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जितनी अधिक यस। पोलैरिटी होगी डेफिनेटली मोर सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेगा आपके वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी हियर। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब वाटर मॉलिक्यूल से ही है, और वाटर मॉलिक्यूल आल्सो पोलर। तो जहां पे ज्यादा डिफरेंस, जहां पे डेल्टा En की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितनी अधिक आपको पोलैरिटी मिलेगी, जितना आपका डेल्टा En जितना ज्यादा होगा, वहां पे पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी ना मॉलिक्यूल्स के पास। और जितनी अधिक पोलैरिटी होगी तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो पोलर, अभी डिस्कस किया डाइपोल मोमेंट के बेस पे, तो आसानी से सॉल्बिलिटी शो करेगा। पहली बात समझ, ये चीज समझ में आ गई पूरी की पूरी? हाँ सर। ओके, अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो ग्राफ इजी है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कह रहा है, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया है? देखो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। मैं एक्स एक्सिस पे अगर मैं इस तरफ से मूव कर रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैंने कैटायन की रेडियस को डिफाइन किया है। और पता है टॉप टू बॉटम आने पे सर जो साइज है वो बढ़ता है, आपको अच्छे से पता है। सबसे छोटा हाँ साइज किसका है? सीजियम का। सबसे छोटा किसका है? लिथियम का। बिल्कुल सही, बिकॉज दिस इज ऑरिजिन। ये बात समझ में आ रही है? हाँ यस ओके। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्लोरीन, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लोरीन, मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रोमीन, और इधर ले लिया मैंने आयोडीन। बात समझ में आ रही है? हाँ सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज में अपन ने ले लिया। ये F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस आई। Cl माइनस Br माइनस कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो उसको मैंने बनाया नहीं है। हम तो टर्मिनल पोजीशन वाले आपके हेलोजन से हैलाइड्स, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो F माइनस देखो, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा बताओ? LiF। हाँ ठीक है, एक क्वाड्रेंट पे। अच्छा, इस पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? NaF। आप NaF, समझते चलो, यहाँ पे होगा आपका KF, और इसी हाँ तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे होगा RBF, यहाँ होगा CS। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके। अब सॉल्बिलिटी के बारे में बताना, ठीक है, कहाँ पे सॉल्बिलिटी ज्यादा है हैलाइड्स वाले केस में, और कहाँ पे सॉल्बिलिटी आपकी किस तरीके से कम है। मैं बात कर रहा हूँ फ्लोराइड वाले केस में पहले। तो इन केस ऑफ फ्लोराइड व्हाट इज आंसर बताओ? फ्लोराइड सी वाले केस में सबसे अधिक सॉल्बिलिटी किसकी? मैंने बोला डिफरेंस, साइज का डिफरेंस देख लो, पोलैरिटी देख लो। हाँ CSF की ज्यादा होगी ना। यस, अभी एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। तो यस देखो, ये आपका ग्राफिकल सीक्वेंस है जहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान। इसी तरीके से हम क्लोरीन ब्रोमीन का निकाल सकते हैं। लास्ट आते हैं आयोडीन। आयोडीन में ऑलरेडी इसका साइज बड़ा है, बताओ मुझे। आयोडीन का। यस, जो पहला कंपाउंड बनेगा वो होगा लिथियम आयोडाइड, होगा कि नहीं होगा? यस तो लिथियम आपको पता है बहुत छोटा साइज का है, आयोडीन हाँ बहुत बड़ा साइज का है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर तो फिर साइज का डिफरेंस अधिक होगा कि नहीं होगा? होगा, सोलिबिलिटी अधिक होगा। होगी, तो इसलिए इसकी सॉल्बिलिटी भी क्या हो रही है? ज्यादा होगी, और नीचे आने पे यहाँ पे CSF, इसकी डिक्रीज CSI, होगी, इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, सीजियम भी बड़ा है और आयोडीन भी बड़ा है, बड़ा है। दोनों बड़े, ये बड़ा कैटाइन बड़ा एनाइन, तो हाँ डिफरेंस बहुत कम मिलेगा, पोलैरिटी कम से कम होगी, तो ऑब्वियसली सॉल्बिलिटी भी कम हो जाएगी। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, बिकॉज लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। बात समझ में आ रही है? हाँ ओके। अब एक पॉइंट यहाँ पे है कि मैथमेटिकली अपन अगर बात कर रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी जो है वो कैटाइन और एनाइन दोनों की जो रेडियस, जो साइज है, उसके दोनों के एडिशन पे ध्यान देना। दोनों का ओके एडिशन, ये कैटायन है, ये एनाइन है, दोनों के रेडियस का एडिशन करो, उस पर डिपेंड करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। लेटेस्ट एनर्जी। अच्छा, अब आता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, वो इंडिविजुअल कैटाइन इंडिविजुअल एनाइन पे डिपेंड करती है। बात समझो, दोनों डिफरेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको क्या लगेगा बताओ? नीचे एलसीएम ले लो जरा, तो क्या आएगा? आर प्लस डॉट आर माइनस आएगा ना, हाँ ऊपर क्या आ एडिशन जाएगा? होगी, आर माइनस प्लस, ठीक है ठीक है। ये आ जाएगा ना सीक्वेंस। यस सर। हाँ, इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा वापस से, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ आर माइनस आर, आर प्लस का, तो आपको यही आंसर फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि रेडियस जो आपकी यहाँ पे लैटिस एनर्जी है और जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हम दोनों को एक जैसे ही समझ के चलते हैं कि दोनों के फॉर्मूले मैच करते हैं रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी के, लेकिन ऐसा नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी जो डिपेंड करती है वो इंडिविजुअल, ध्यान दो, इंडिविजुअल कैटाइन की रेडियस के ऊपर एंड इंडिविजुअल एनाइन की रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर कैटाइन जो था उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल अपना लग रहा था, हाँ है ना? और जो एनाइन था, मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि अगर नेगेटिव जो एनाइन था उसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अगर वो ज्यादा है, तो मुझे पता ना, अगर उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे क्लोरीन है, तो इसके कंपैरिजन में क्लोरीन इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, कम होगी। हाँ तो वाटर मॉलिक्यूल कहां पे ज्यादा लगेंगे बताओ आंसर? क्लोरीन में ज्यादा लगेंगे। यस, बिल्कुल सही। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सोडियम प्लस है, एक पोटेशियम प्लस है, दोनों में से किसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा? सोडियम प्लस। यस, सोडियम के साथ।
तो इसके आसपास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, मतलब सोडियम प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम प्लस। हाँ तो जो वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो आसपास कैटाइन और एनायन के आसपास लग रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? उसी के साइज के ऊपर ना, उसकी चार्ज Yes. डेंसिटी के ऊपर ना। यस यस इंडिविजुअल कैटाइन, इंडिविजुअल एनायन, मतलब सोडियम अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइड बाई साइज, यस यस वही है चार्ज डिवाइड बाई साइज। तो अगर आपकी चार्ज डेंसिटी कैटाइन की ज्यादा है तो कैटाइन पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, तो उस कैटाइन की वजह से एनायन पे भी अधिक वाटर मॉलिक्यूल लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं यस, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी इंडिविजुअल साइज जो कैटाइन का है उस पर डिपेंड करता है और एनायन के साइज पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअली डिपेंड करता है। लेकिन लैटिस एनर्जी ऐसा नहीं है। लैटिस एनर्जी क्या करता है, वो इस तरीके से दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है साइज के, लेकिन कैटाइन और एनाइन की जो रेडियस है उन दोनों का एडिशन पे इनवर्सली डिपेंड करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इसको आपको आना चाहिए और समझ में बिल्कुल बैठना चाहिए। क्लियर हो गया ना? यस सर ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कैटाइन का, ये एनाइन का है। तो यहाँ पे आपका ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड मान लो, एक कंपाउंड यहाँ पे ए है एटम, एक आपका बी है, आयोनिक कंपाउंड है, राइट? और यहाँ पे हाँ अगर मैं लैटिस एनर्जी के बारे में बात करूं तो मुझे बताना जरा क्या आंसर होगा इसका। मैंने आपको साइज दे दिया है ऊपर, बताओ जरा। एक सेकेंड ना मैंने ये दिया सपोज 100 और 10 दिया है, नीचे वाला 1 वाला छोड़ दो। ठीक है और आपको अच्छे से पता है कि आयोनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्लोज होते हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी का आंसर क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कैटाइन कितना है 10 टू 10 प्लस 100। बस इसको सॉल्व करो। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे हाइड्रस एनर्जी का आंसर क्या होगा, तो 1 डिवाइड बाई आपका 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, ये होगा ना? यस दोनों का जरा लो एलसीएम 100 ले लेते हैं अपन, ऊपर कितना आ जाएगा बताओ? 10 आ जाएगा ना इधर? 11 divided by 100 यस, यहाँ पे कितना आएगा? 11 बाई 100 आएगा ना? यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 1 divided by 110 110 ये आएगा ना? क्या दोनों में डिफरेंस है? यस यही तो बात समझानी थी कि कैसे किस पे डिपेंड करता है, यही तो पॉइंट है। तो जब भी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कभी भी आता है, आप क्या करो, जो भी गिवन कंपाउंड है उनकी अप्रॉक्स जो रेडियस है टॉप टू बॉटम आने पे कटती है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट पड़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज आपका कम होता है। तो क्या कर सकते हो आप, जो भी एलिमेंट कैटाइन गिवन है, एनाइन गिवन है, उनकी पोजीशन को आप डिफाइन कर लो पीरियोडिक टेबल में। देन उसके बाद आप लगभग अप्रॉक्स डाटा लेके आप सॉल्व करने बैठ जाओ, आंसर आपका सही बैठेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है इसकी? हाँ सर ओके, एक तो ये तरीका होता है, बाकी क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा तो इजी हो जाएगा आपको, अगर रेडियस दे दी गई तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट है, वन स्मॉल आयन कैन रिजल्ट इन ए लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी बट नॉट नेसेसरली लीड टू हाई लैटिस एनर्जी। ये बात समझो, वन जो स्मॉल आयन है जिसका साइज बहुत छोटा है, वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी आपकी अधिक हो रही है, बिकॉज साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी मैक्सिमम। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? पॉजिटिव डिफाइन करके हूं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर जितने अधिक वाटर मॉलिक्यूल लगने वाले हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? ज्यादा ही होगी। हाँ तो ऐसा नहीं है कि बट नॉट नेसेसरली लीड्स टू बी हाई लैटिस एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कैटायन हाईएस्ट लैटिस एनर्जी को भी डिफाइन कर रहा हो, तो जरूरी तो है नहीं है ना। आप देखो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आएगा? पोटेशियम, सोडियम, है ना? हाँ रुबिडियम एंड जीसियम, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, हर जगह छोटा ही साइज है, लेकिन आप डिफरेंस के बारे में बात करो तो हाईएस्ट पोलैरिटी कहाँ मिलेगी? तो आंसर विल बी देयर। हाँ ठीक ठीक है, लेकिन अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करूं तो इंडिविजुअल कैटाइन इंडिविजुअल एनाइन को डिफाइन करता है। मैं सीजियम फ्लोराइड के अंदर अगर बात करूं तो सीजियम का हाइड्रेशन बहुत ही लेस होगा, हाँ होगा ना? और यहाँ पे जो जो चार्ज डेंसिटी साइज बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम होने वाली है पॉजिटिव चार्ज। फ्लोराइड का जो ऊपर वाले केस में होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा हाइड्रेशन, वही हर जगह आपको हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक
तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि लिथियम फ्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है कम है, बताओ मुझे। होगी ना, ज्यादा ही होगी। ऑब्वियसली, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या है, लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यस। जितनी छोटी वैल्यू नीचे होगी उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो लिथियम भी बहुत छोटा है, फ्लोरीन भी बहुत छोटा है, दोनों के हाँ। वैल्यू को उठा के आप लिख दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, यही पॉइंट समझाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एक आपका ऑक्साइड है, यहाँ पे लिखा है सॉलिड, ठीक है, MO इज ग्रेटर देन MgO3 सॉलिड। देखो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना आपको, बहुत जगह ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम करेगा और आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ व्हेन लैटिस कंपैरिजन करने को आता है, व्हेन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ऑक्साइड कोई एक सॉलिड है इज ग्रेटर देन MgO3, उसी मेटल का कार्बोनेट है, वो भी सॉलिड है। अब कार्बोनेट हैज लोअर थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है कि जो MO है ये सेम मेटल का ऑक्साइड है और उसी M मेटल का आपका यहाँ कार्बोनेट है जो है MgO3 का फॉर्मेशन कर रहा है, ध्यान देना, हाँ ठीक। सेम मेटल का है। लेकिन ये है कि वो लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा है, इस ऑक्साइड की। ऑक्साइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। अगर ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है उससे कार्बोनेट से, उसी सेम मेटल कार्बोनेट से, तो मैं बोल सकता हूँ एक लॉजिक है, एक आपका रूल्स है, इसको ध्यान रखना। तो वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोनेट जो है उसकी लोअर थर्मल स्टेबिलिटी, उसकी लोअर थर्मल स्टेबिलिटी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है NCO3 मेटल कार्बोनेट है, इसको मैंने हीट किया, बन गया आपका MO और आपका CO। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे एग्जांपल के लिया है लिथियम का और कैल्शियम, तो Li2CO3 और यहाँ पे लिखा है Li2O, और सेकेंड में लिखा है CaCO3, इधर बन रहा है आपका CO। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान बच्चे देखना, क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों केस में दोनों ऑक्साइड, यहाँ पे देखो Li2O दे रखा है, नीचे आपका CO है। लेटेस्ट एनर्जी कार्बोनेट या फिर CaCO3, CaCO3 और आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों में से किसकी अधिक होगी? तो आप रिलेट करो MO के, MO और यहां से है आपका MgO3, ठीक है। हाँ। अब ये जो रूल्स आपका एप्लीकेबल है ये आपके एस ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है, ये भी ध्यान रखो, एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल, जिसमें आपको खुद कुछ नहीं निकालना है, क्वेश्चन के अंदर आपको चीजें दी जाएंगी, क्वेश्चन के अंदर चीजें आपको दी जाएंगी, और देने के बाद ये जरूर ध्यान रखना है कि हमेशा मेटल ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, या हाईएस्ट आपके मेटल ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो ये कोई जरूरी नहीं है। बस एक रूल है, क्या रूल है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि अगर जो एक कंपाउंड बनना है ऑक्साइड उसकी लेटेस्ट एनर्जी अधिक है एज कंपेयर टू इसके कार्बोनेट्स, तो उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी किसकी अधिक, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज के बेस पे। तो तब आपको ध्यान देना है कि अगर मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट के बारे में बात करी जा रही है और थर्मल स्टेबिलिटी रिलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन कहां से है, एस ब्लॉक से। कहां से है? एस ब्लॉक से। ठीक है। और एस ब्लॉक वाले जितने भी कार्बोनेट्स हैं उन कार्बोनेट्स के रिस्पेक्ट में उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी अधिक आती है एज कंपेयर टू आपके कार्बोनेट। और तब हम बोल सकते हैं कि जो कार्बोनेट है उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, आपकी लेस है। तो क्वेश्चन में ना चीजें दी जाएंगी, क्वेश्चन आपको वहां पे लैंग्वेज लिख के दी जाएगी और उसी के बेस पे आंसर आपको टिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपको नहीं सोचना। और बेसिकली क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता है, बिगर साइज कैटायन, बिगर साइज एनाइन इजिली आपका वहां पे क्या करेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और डिफरेंट साइज अभी बोला था मैंने आपको बताया था ना, साइज डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। अगर आपके, अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर साइज दोनों कैटायन एनाइन का बराबर है, इक्वल साइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अगर साइज डिसिमिलर है, जितना साइज में डिसिमिलरिटी मिलेगी वहां पे बॉन्ड आपका उतना ही वीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यस। ओके, वहां पे उतना ही बॉन्ड आपका वीक होगा, जितना भी बॉन्ड वीक होगा तो डेफिनेटली वहां पे हम आंसर टेक कर सकते हैं कि उसका हाइड्रोलिसिस भी आराम से हो जाएगा ना, अरे बॉन्ड वीक है ना। यस।
ओके, एक ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स को एक बार हम देख लेते हैं, है क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है। तो आयनिक कंपाउंड्स को एक बार देखते हैं। पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मैंने पढ़ा था, आई थिंक आपको पढ़ाई भी था, सॉलिड स्टेट के अंदर दोनों का डिफरेंस। हाँ सर। कोवेलेंट के अंदर ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। और कोवेलेंट आपके क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट नेटवर्क। नेटवर्क सॉलिड पता है ना, डायमंड। हाँ यस सर। यस। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे आपका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, बट कंडक्टर होते हैं मोल्टन और एक्वस फेज के अंदर। ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो होता ही नहीं है, हाँ। चार्ज कैरियर ही नहीं है। नेक्स्ट है सॉल्युबल वाटर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में। क्यों? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के अराउंड आता है, ठीक है। जैसे आपकी बेंजीन है, जैसे आपके हाइड्रोकार्बन हैं, ऐसा मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे आप बोलोगे सर, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लूँ सर कि क्लोरीन क्लोरीन दो हाइड्रोजन, सर ये भी तो कोवलेंट में ही आ रहा है सर, ये भी तो मॉलिक्यूल कोवलेंट में ही आ रहा है ना शेयरिंग होने से। बट यहाँ पे हाँ डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल अंदर होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट तो आपका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया सर। अभी आपने बोला था कि कोवेलेंट है, हाँ डेफिनेटली कोवेलेंट है, पर ध्यान ये रखना होता है कि अगर वहां पे सब जगह डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर जीरो आती है या बिल्कुल जीरो आती है, तो वहां पे हम बोल देते हैं कि वो परफेक्टली कोवेलेंट है। बट यहाँ पे ये परफेक्टली कोवेलेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जिसकी वजह से परफेक्टली, इसके हम फजा रूल वगैरह लगाते हैं बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समझने के लिए। और इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैं डाइपोल मूवमेंट लेके आता हूं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक परसेंटेज निकलना है अगर आपको, तो डाइपोल मूवमेंट लेके आ जाओ। बताया था मैंने आपको। ओके, तो यहाँ पे चलो, आवाज आ रही है ना मेरी? सर थोड़ी बफर हो रही है। ओके 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 ओके, ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। अभी ठीक आ रही है, उसका आवाज आ रही है इसमें कंटिन्यूस? हाँ हाँ ठीक है, अभी आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपके हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट को लेके। तो देखो डाइपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट क्या बताता है। डाइपोल मूवमेंट आपको ये बताता है कि किसी भी गिवन कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, दैट इज डिफाइंड बाय ओनली डाइपोल मूवमेंट। लेकिन अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट परसेंटेज है, कितना कोवलेंट नेचर, दैट इज डिफाइंड बाय पजान रूल, राइट? हाँ ओके, तो बेंजीन वगैरह तो आपका वैसे भी क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर यहाँ सिमेट्री मिलती है तो आपको पता है यहाँ पे बहुत स्टेबल सिमेट्री मिलती है। कितनी मिलती है? लगभग स्टेबल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं प्लेनो सिमेट्री की, तो कितनी आती है? 7 आती है आपकी बेंजीन के अंदर। ये पता है क्या? इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड से हम बात करते हैं प्लेनो सिमेट्री, मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, ये यूं हो जाएगा। 3 तो ये हो गई ना। नेक्स्ट ये हाँ इधर इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, दिख रहा है ना? तो ये कितनी हो गई है? हाँ 6। हाँ और एक क्या होगा, बीच में से कट कर दो, सामने बेंजीन ऊपर से पकड़ के और ऊपर से कट करो, कट हो गया ना बीच में से, तो 2 पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हाँ टोटल मिलती है आपकी 7 पीओएस। आपको देख, अरे बीच में से, अरे बीच से पकड़ो, ऐसा मोटा बेंजीन है, पकड़ लो इस हाइड्रोजन और काट दो बीच से, आधे हाइड्रोजन कट जाएंगे, कार्बन भी आधे आधे हो जाएंगे ना सारे। हाँ हाँ समझ आया। 7 इज आंसर, क्योंकि 3D है ना, इसलिए थोड़ा इस तरीके से बोलना पड़ता है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अंडरगोज फास्ट रिएक्शन बिकॉज आयोनिक है, या आपकी स्लो होती है बिकॉज नॉन आपकी आयोनिक नहीं होती। नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, और कोवलेंट होता है आपका कैसे, रिजिड एंड डायरेक्शनल। दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, फिर आंसर करना ध्यान से। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बताओ आंसर। व्हिच वन हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई? बताओ इसका आंसर। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो NaCl का होगा, मतलब ज्यादा बॉन्डिंग रहेगी ना वहाँ पे,
यानी का साइज तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और सीएल तो सभी के तरफ कॉमन रहेगा, और सीएल में तो क्या है, हम कैसे निकले? सीजन कॉमन मुझे नहीं रहेगा। पता, मैं तो देखो सीधा इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधा मेल्टिंग पॉइंट अगर वर्ड यूज किया गया है तो हर चीज बात को समझो आप ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड फॉर सॉलिड। हाँ कभी हम मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, वेपराइजेशन नहीं, यूज करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट वर्ड इज यूज्ड फॉर सॉलिड। तो कौन कितना स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी लेटेस्ट एनर्जी पे ना। यस। और लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी पे। जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी लेस एनर्जी उतनी ज्यादा। अब उल्टा मैं बोलूं कि जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है Q1 Q2 डिवाइड बाई R, इस पे डिपेंड करता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। ऊपर वाले में देखो सोडियम और क्लोरीन, सेकंड में है KCl, नीचे है RbCl, नीचे है आपका CaCl। तो चार्ज तो सभी पे बराबर है। अब देखो ना, सोडियम प्लस NaCl माइनस +1 -1 बराबर चार्ज है, तो चार्ज से आंसर नहीं बनने वाला, क्योंकि पोटेशियम का चार्ज सर +1 -1, क्लोरीन का। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ 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 हाँ। एक बात को समझते चलो, Rb प्लस Cl माइनस CS प्लस Cl माइनस। सर चार्ज जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव का, वो तो बराबर आ रहा है, तो चार्ज विल नॉट द आंसर। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। चार्ज विल फिनिश। नाउ आंसर कहां से डिफाइन होगा? रेडियस से। अभी तो लिखा है यहाँ पे बंड बंड यार, रेडियस की बेस पे आंसर आएगा। तो अपन लगाते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला पढ़ा था वहां डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास अप्रोक्स डाटा है कि सर क्लोरीन का साइज तो बराबर है हर जगह, बट सर टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने का मतलब क्या है? ऊपर मिल रहा है सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम हाँ। एंड सीजन। टॉप टू बॉटम आने पे सर साइज भी इंक्रीज होगा ना? यस। तो बस निकालना स्टार्ट करो। तो जहां पे आर, आर मतलब क्या है? देखो कैटाइन, देखो एनएन का साइज तो आपको है, एनएन का साइज तो कॉमन है ना, Cl माइनस का साइज तो कॉमन है, उसको लो ना लो तो कोई इश्यू नहीं है ना उससे। तो सिर्फ लो किसको? सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस के साइज को। हाँ ना? हाँ यस सर। बिल्कुल। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी रेडियस एनर्जी कम, राइट? हाँ हाँ तो बताओ, अब यहाँ पे जिसकी रेडियस जितनी कम सर उसकी रेडियस एनर्जी ज्यादा। हाँ, सोडियम की ज्यादा होगी रेडियस इसमें। रेडियस कम किसकी? सोडियम की। गया आंसर? अरे आंसर समझ में आया क्या? हाँ सर आया। चार्ज के बेस पे आंसर नहीं बनने वाला, चार्ज कैंसल आउट हो चुका है। अगर आपका रेडियस सेम कर देता है ना, तब चार्ज पे जाते हैं, ठीक है। तब चार्ज के बेस पे कहानी बनी। और क्वेश्चन में वैसे भी आएंगे, उसको भी डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ जरा ध्यान से बताना, सोच के समझ के, एक्सप्रेशन थोड़ा सही होना चाहिए। बताओ ठीक है सर, क्या आंसर कैटन हो? तो सही है, तो फिर एनायन के बेसिस पे करना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट इसमें पूछा है, मतलब radius- सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पे सारी के सारे। बताओ, मैंने बोला ना, अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला था? सारे के सारे कैटाइन सेम, एनाइन अलग है। तो सर हाँ देखो, F-1, Cl-1, Br-1, I-1, स्टिल सेम सीक्वेंस, साइज सेम विल ही इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। है ना? चार्ज तो हाँ सबका बराबर आ रहा है सर, चार्ज से तो ये आंसर बनने वाला है ही नहीं ना। क्या चार्ज से आंसर बनेगा? अभी मुझे ये बताओ। नहीं। चार्ज तो बराबर है ना सभी में, यस। प्लस माइनस बराबर ही चार्ज आ रहा है, तो फिर आंसर कैसे बनेगा बताओ? रेडियस से, तो किसकी रेडियस छोटी? फ्लोरीन की, F- की। यस, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या आंसर हो गया आपका? यस। बिल्कुल।
नेक्स्ट पॉइंट समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हिच अमंग Zn का जिंक कार्बोनेट है आपका ZnCO3, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम MgCO3, which is thermally more stable। मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, सीधा आंसर टिक करो, जल्दी से बताओ। Zn+2 डी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या करते हैं? स्यूडो कार्बोनेट तो दोनों जगह सेम है ना, तो वहां से आंसर नहीं बनेगा। ये आपका +2 की स्टेट में है, ये भी +2 की स्टेट में है। यहाँ पे मिलता है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना, 8 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी आपको याद होगा, जहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, अरे कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है ना। मैक्सिमम होता है, यस। हाँ, और मैग्नीशियम वाले केस में क्या होगा, ये तो आपका सीधा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या सा स्टेबल हो जाएगा, हाँ, नोबल गैस की तरह। यस। तो ये आपका क्या है, ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। नहीं, हाँ, फिर आंसर कौन सा होगा? ZnCO3 थर्मली मोर स्टेबल होगा। कौन सा? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट मोर स्टेबल होगा। हाँ, पूरा रीजन तो बताओ मुझे, विदाउट रीजन आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। अब बिकॉज वहां पे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा ना। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जिंक कार्बोनेट का ही। हाउ कैन यू रिलेट कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ किसकी थर्मल स्टेबिलिटी अधिक है? बताओ मुझे। अरे थर्मल स्टेबिलिटी को अलग समझते हो आप। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि टेम्परेचर में दे रहा हूँ जिंक कार्बोनेट को और मैग्नीशियम कार्बोनेट को, हाँ, दोनों आराम से डिसोसिएट जो हो जाएगा, जो इजीली डिसोसिएट होगा, लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट होगा, तो उसके थर्मल स्टेबिलिटी कम, मतलब वीक बॉन्ड है। हाँ, और कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज वीक। एक्सेप्शन डायमंड आता है, उसको बता दिए। कुछ और भी है, बोरोन कार्बाइड वगैरह है, वो आयनिक में आते हैं, उसको छोड़ो। बोरोन नाइट्राइड आता है, उसको भी छोड़ो। बट क्वेश्चन अभी यहाँ पे है कि मैग्नीशियम और जिंक बोथ आर मेटल, तो कहां पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सॉरी, जिंक कार्बोनेट में आयनिक आयोनिक कैरेक्टर कैरेक्टर होगा। ज्यादा, आयोनिक बॉन्ड होने का मतलब समझते हो आप? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हाँ, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग सॉलिड मिलते हैं वो। तो जिंक कार्बोनेट में कोवेलेंट कैरेक्टर मिलने की वजह से वीक बॉन्ड में आएगा। ठीक। स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एमजीसी। MgCl। आंसर समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आपने जो आंसर किया ना, वो आपने कोवेलेंट कैरेक्टर का अधिक वाला बताया। जिंक कार्बोनेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। बट अभी हमने पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पे आयोनिक वाले, जहां पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, वो सॉलिड मिलेंगे ना। हाँ सर। अगर वो सॉलिड होंगे तो डेफिनेटली वहां पे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, अधिक होगी ना। तो अधिक वो थर्मली स्टेबल होगा। क्या आंसर मिला आपको यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां से देखो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, छोटी सी गलती से गलत हो जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बताओ जल्दी? आयनोस एनर्जी पे। सभी पे ऐसे करते हैं। हाँ, सभी पे आयनोस करते एनर्जी हैं। कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए ना। कम होनी चाहिए। आयनोस एनर्जी डिफाइन हाँ, फॉर मेटल, है ना। हाँ, तो मेटल की आयनोस एनर्जी सबसे कम किसकी होती है? एस ब्लॉक वालों होती है ना। यस। तो आराम से वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, कीटोन एफिनिटी कैसे होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज एक्सेप्टेंस, हाँ, याद है ना, बताया था मैंने। यस, आपने बताया। जितना ज्यादा, क्योंकि एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा तेजी, जितना अधिक एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे ज्यादा होनी चाहिए? लेटेस्ट एनर्जी ऑब्वियसली हाई, ज्यादा ही होनी चाहिए। ऑल ऑफ एवर। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोनिक कंपाउंड डोंट हैव, क्या नहीं रखते हैं बताओ? ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर डायरेक्शन। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या नहीं रखते हैं? सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के साथ। क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है? अरे भाई, हाँ, आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है क्या, ना। बस बिल्कुल हो गया आंसर। यस। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट नहीं आती। द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O
कोवेलेंट जरा। एंड कोऑर्डिनेट, हम्म, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट दोनों भी बॉन्ड्स होते हैं। बहुत पॉपुलर कंपाउंड है ये, यस। जहाँ पे रेजोनेंस वगैरह बनते हैं ना, अलग हाँ। स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, इसके लिए भी चौड़ा चक्कर है ना। तो सिर्फ आयनिक हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज आप ऐसे भी कम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सर दोनों के दोनों कहाँ से हैं, पी ब्लॉक से, मैंने पढ़ाया था ना पहले आप, यस। दोनों पी ब्लॉक से हैं सर। सिर्फ आयनिक की बात तो छोड़ी दो आप, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, तो मतलब कोवलेंट वाला केस आ सकता है सर, यस, आयनिक तो हो नहीं सकता कभी भी। दूसरा कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बनने के पीछे रीजन क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना, जहां पे हाँ। आपके इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं और स्टेबिलिटी गेन कर जाते हैं, तो इसलिए कोवलेंट और कोऑर्डिनेट ये वाला, आयनिक वाला तो खेल खत्म ही हो जाएगा, ओनली कोवलेंट आपका बनता है। यस। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बना है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिटरमाइन वेदर हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब इन द केमिकल रिएक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर रिएक्टेंट, देखो सुनना ध्यान से, अगर रिएक्टेंट के साइड में अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, बात समझ में, ठीक। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अधिक, हाँ। यस। तो रिएक्शन विल बी डिसोसिएट होने के लिए। एंडोथर्मिक। हाँ। अगर आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट के साइड से, तो मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक एनर्जी आपकी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। हाँ इवॉल्व मतलब वो रिलीज होगी। हाँ। अब एक क्वेश्चन है कि ये आपकी जो एनर्जी दिख रही है 546 किलो जूल पर मोल, एनर्जी आई कहां से, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, कहां से आई है, बताओ मुझे आंसर। उसी रिएक्शन में जब वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन बाइंड अप हो रहे वही से आएगी ना। देखो आपने सही बताया बहुत, ये जो हाइड्रोजन है अभी एनर्जी पे चलने वाले हैं हम लोग, ये जो हाइड्रोजन है ना, पहले हाइड्रोजन के दो एटम होंगे ना इस तरीके से, हाँ, उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। और फ्लोरीन के दो एटम ऐसे होंगे ना, आपको समझ में आ रहा है, यस। पहले इन एटम्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक करने के लिए पहले आपको हाँ। एनर्जी देनी पड़ेगी ना, सप्लाई। यस। क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ना, अरे H2 का मतलब क्या, हीलियम, हम्म। और F2 इज आल्सो स्टेबल बिकॉज इज ऑक्टेट कंप्लीट, यस। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, स्टेबल ही है ना, तो जब यस। दोनों के दोनों स्टेबल है तो अनस्टेबल नहीं होना चाहेंगे, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की। हाँ। सर एनर्जी देते हैं अपन, आपके एटम ब्रेक हो गए, एटम जब आपके ब्रेक हो चुके हैं तो एक हाइड्रोजन जाएगा फ्लोरीन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, सर यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एचएफ बन गए, 2 मोल्स ऑफ एचएफ बन गया, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मिली है वो 546 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको मिल रही है, बट एनर्जी आई कहां से, एनर्जी कहीं से नहीं, एनर्जी रिएक्टेंट से आई, ये एनर्जी कहां से आई है, ये एनर्जी आपके रिएक्टेंट से ही आई है। मतलब हुआ क्या है, सबसे पहले H2F2 ब्रेक किया होगा, H2F2 जब ब्रेक किया होगा तो आपने एनर्जी दी होगी, यस। देने के बाद इसमें हुआ क्या, देने के बाद इसमें ये हुआ कि जब फिर से आपका हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन यहाँ पे कंबाइन करेगा एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे फ्लोरीन से कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के बाद ये कुछ ना कुछ एनर्जी तो देखो, जब फॉर्मेशन, देखो दो चीजें आप समझो, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है बताओ, देनी पड़ती है, हाँ। देनी पड़ेगी ना, यहाँ पे पहले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर जो आपस में कंबाइन करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर से फ्लोरीन, कलर चेंज कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, इधर से क्लोज आई बॉन्ड बनकर, इधर से हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों आपके क्लोज हो गए, पहले क्या थे एटम अनस्टेबल हो गए थे, अब ये स्टेबल हुए तो इन्होंने अपनी एनर्जी क्या करी, कुछ एनर्जी तो इन्होंने क्या करी, बॉन्ड बनाने में यूज करी, और कुछ एनर्जी इन्होंने रिलीज कर, हाँ। जो एनर्जी रिलीज करी वही आपकी ये है, आपकी 546 किलो जूल पर, जो एनर्जी इन्होंने कंबाइन करने में यूज की उससे तो अच्छा बन गया ना भाई, बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, अरे बाकी एनर्जी कहीं नहीं, तो यहाँ जाएगी 546, अरे हुआ क्या, मेरी बात फिर से समझो, H2F2 को तोड़ने में एनर्जी अपन ने लगा दी, वो एनर्जी किसको मिली बताओ जरा, वो एनर्जी मिली एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, और ये कहीं जाएगी नहीं, ये इन्हीं के पास ही रहती है। हाँ। मतलब क्या किया, पहले H2 और F2 को तोड़ा तो यहां से बना H, दूसरा एटम ये H, यहां से बना ये फ्लोरीन एटम, दूसरा बना ये फ्लोरीन एटम, ठीक है ना। तो आपने जब एनर्जी दी तो ये अलग अलग करके ब्रेक हो गए, तो एनर्जी इन्हीं के पास है, अभी एनर्जी इन्हीं के पास,
ये H इससे कंबाइन हुआ, AH इससे कंबाइन, नए बॉन्ड बने। तो नए बॉन्ड बने तो एनर्जी इन्होंने कुछ यूज कर ली, तो यूज करने से यहाँ पे बन गया एक H दूसरा H। बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? बाकी एनर्जी वो यहाँ जाएगी प्रोडक्ट की साइड में, ये एनर्जी। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी इन रिएक्टेंट से आई। रिएक्टेंट, जो हाँ कुछ एनर्जी इन्होंने तो यूज कर ली ना, कंपाउंड को बनाने में HF बन गया, कुछ एनर्जी इन्होंने अपनी बाहर निकाली। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर एनर्जी इन्होंने बाहर निकाली तो इसका मतलब HF क्या होगा? मोर स्टेबल। ध्यान दो, एक रिलेशन होता है ना, if reaction is exothermic then product always stable as compared to reactant। HF स्टेबल क्यों है? बिकॉज HF के सर पास आपकी बहुत ही आवाज, तगड़ा मिला है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा आपकी स्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अरे भाई एक HF, दूसरे HF, तीसरा HF, चौथा HF, पांचवा HF, छठवां HF, ये सारे के सारे आपके बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड विद हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत अधिक आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे H बॉन्डिंग नया कॉन्सेप्ट होगा। तो H बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, फिर डायमर फॉर्म में चले जाएंगे, डायमर फॉर्म में जाएंगे, पॉलीमर फेज में जाएंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू H2NF, जिसकी वजह से यहाँ पे आप मान सकते हो हाँ कि आपकी एनर्जी क्या हुई, रिलीज खत्म कर। बात समझ में आई पूरी? यस सर। नेक्स्ट, द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। ध्यान से पढ़ना, द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज इज ड्यू टू, क्यों होती है? ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट बॉन्ड एनर्जी, अभी मैंने बोला था, हाँ एंड प्रोडक्ट बॉन्ड एनर्जी। बोलो जरा, यस। जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उनकी जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है, अगर वो डेल्टा H निगेटिव आ गया तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, थर्मोकेमिस्ट्री। अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव आ गया तो एनर्जी आपको एनर्जी रिएक्टेंट को ज्यादा दी जा रही है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज हो रही है। और हर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज भी होती है, कहीं कम होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं बहुत ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में? जो एनर्जी आप दे रहे, कम किसके रिस्पेक्ट में? जो आप एनर्जी दे रहे। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर डेल्टा H ज्यादा आ गया तो हम आंसर बोल सकते हैं ना, जैसे अपन ने यहाँ पे एनर्जी दी थी ना, हाँ तो एनर्जी आपने दी थी, एनर्जी यहाँ पे निकल भी तो रही है ना, तो जब मैं माइनस करूंगा ना, तो माइनस करने के बाद, डिफरेंस करने के बाद अगर नेगेटिव डेल्टा H आएगा तो वी विल कॉल के रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक ना। यस सर। राइट, और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं माइनस करूं, अगर डेल्टा H अगर पॉजिटिव आ जाता है तो व्हाट इज द आंसर? एंडोथर्मिक। बस खत्म, वही तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे ये देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2O2 N2 NH, सारे के सारे गैस की फेज में मैंने इनको ब्रेक कर दिया है। देखो एटम्स अलग अलग निकल चुके हैं, तो हर किसी को जो एनर्जी आपको याद नहीं कर रही है, सिर्फ एक बार ऑब्जर्व कर लेना है बस। दिस इज कॉल्ड एटोमाइजेशन एनर्जी। होता नहीं है कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना एटम्स में, तो उसको बोलते हैं ना एटोमाइजेशन एनर्जी। थर्मोकेमिस्ट्री में एक टर्म आता है ना एटोमाइजेशन एनर्जी। यस सर। वही है। तो देख लो यहाँ पे पहले वाले केस में आपकी 435, नेक्स्ट आपकी 498, डबल बॉन्ड है इसलिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो देखो 94 और 6 हो गई, और जब सिंगल बॉन्ड फिर से आ गया तो 4 3 बन के अराउंड फिर से पहुंच गई। बात समझो? हाँ। तो ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम काउंट करते हैं ना उसको। यस सर। एंड हाँ, so bond energy is defined as the amount of energy required to break one mole of a bond of a particular type between two atoms in a gaseous state. This complete definition define कर रही है bond energy क्या है। समझ में आ गया bond energy? वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे होते हो, जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को, तो ये एनर्जी होगी आपकी बॉन्ड एनर्जी। कोई बॉन्ड एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव में ही है। जैसे मॉलिक्यूल, जैसे फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डेल्टा A इक्वल टू बी। डेल्टा A का मतलब क्या है? एटोमाइजेशन एनर्जी। बी क्या है? बॉन्ड एनर्जी। ये बराबर होती है डायटोमिक के लिए। क्यों? क्यों? अरे डायटम में तो अभी N2 के बारे में बात करी थी, H2 के बारे में बात करी थी, O2 के बारे में बात करी थी, HCl के बारे में बात करी थी। कभी भी ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो आपको ध्यान देना है कि वहां पे एटोमाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी डेल्टा H A
और आपका जो बॉन्ड एनर्जी होगा, दोनों का आंसर सेम बनता है। क्यों सेम? भाई N ट्रिपल बॉन्ड N को ब्रेक करेंगे तो दो एटम ही तो बन जाएंगे सीधे, और आपका N2 ब्रेक हो जाएगा दो एटम के अंदर ना, यस बस। तो वही एटोमाइजेशन एनर्जी है, वही हाँ बॉन्ड एनर्जी है, सेम वैल्यूज है फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट फॉर पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक थोड़ा अलग होती है। वो अलग कैसे होती है उसको समझो जरा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर मॉलिक्यूल का, ध्यान दें। वाटर मॉलिक्यूल में मैं क्या करूंगा, एक साथ में दोनों में ब्रेक तो बॉन्ड नहीं कर सकता। एक बार मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, OH गैस बन गया नहीं और आपका H। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, दिस इज एटोमाइजेशन एनर्जी 1 हो जाएगी ना, बिकॉज यहाँ पे 1 एटम रिलीज। अभी भी HO क्या है, डायटोमिक। यस तो फिर इसको फिर ब्रेक करेंगे डायटोमिक को, तो हाँ फिर से बन जाएंगे एटम। तो दिस इज एटोमाइजेशन एनर्जी। जैसे सेकंड हाँ CH4 में समझो, CH4 में ये H2 है, ये X1 है, ये X4 है, ये X3 है, तो मतलब कितनी है, 4 एटोमाइजेशन एनर्जी। 4 हाँ ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा यस तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर क्वेश्चन मुझसे CH के बारे में पूछा है, तो पूछने का मतलब क्या वो पूछ रहा है, मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी। भाई क्या हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो उस केस में हम कभी भी हम बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी गलत टर्म होगा। फिर क्या यूज करेंगे हम लोग पॉलीटोमिक के लिए, मीन और या फिर एवरेज, क्योंकि एक से अधिक बॉन्ड आ गया ना। यस तो मीन करो या फिर एवरेज करो, उसके बेस पर आंसर आपका बने। तो इसलिए अगर आपका डायटोमिक होगा तो वहां पे डेल्टा HA और आपका यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बराबर होगा। लेकिन पॉलीटोमिक के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मीन या फिर एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को उठाओ, चिपका दो, ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर बिल भी दे। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी निकली है, क्या एटोमाइजेशन एनर्जी के बराबर आ रही है? देखो ठीक है, स्टेप में चेक कर लो। 464 क्या -502 के बराबर है? यहाँ पे 502 के बराबर है क्या? नहीं। 472 क्या 460 के बराबर है क्या? नहीं। अगर डायटोमिक होता तो दोनों वैल्यू बराबर होती। समझ में आ रहा है क्या? यस सर ओके, दिस इज पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ कम्स, थोड़ा हम डायग्राम के बेस पे भी समझ लेते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम देखो ये कह रहा है कि पहले मैंने क्या करा कि H2O2 को जोड़ दिया। ये रिएक्टेंट है, पहले देखो यहाँ पे ये H2 है, यहाँ पे आपका ये O2 है। ध्यान दो, ये आपका H2 है, यहाँ पे आपका F2, दोनों रिएक्टेंट है। इंथैल्पी आपकी इधर है, रिएक्शन आपकी इधर से प्रोसेस कर रही है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन का डायरेक्शन है, और यहाँ पे आपकी इंथैल्पी है। तो पता है कि सर रिएक्टेंट है, कुछ ना कुछ इंथैल्पी इनके पास होगी। मान लेते हैं यहाँ कितनी इंथैल्पी है दोनों। ठीक है, मैंने H2 को ब्रेक किया तो मैंने ये एनर्जी सप्लाई कर दी, क्वेश्चन में गिवन है। मैंने इसको ब्रेक किया F2 को, तो मैंने ये एनर्जी सप्लाई कर दी मैंने। ठीक है हाँ राइट। अब दोनों एनर्जी का अगर हाँ एडिशन हाँ करोगे तो कितना आएगा? जब देखो 432 प्लस करो आप 159, कितना होगा? एक हो जाएगा, 5 ये इतना होगा ना। यस तो मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्टेंट में जो F2 और H2 है, दोनों को ब्रेक करने के लिए जो अपन ने बॉन्ड एनर्जी दी वो समथिंग कितनी है? तो दोनों का एडिशन बिटवीन 591 किलो। हाँ समझ में आ गया? यस सर ये एटम देखो यहाँ पे पहुंच गए, ये वाले एटम यहाँ पहुंच गए। तो मैंने बोला था जब अपन एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी कहीं जाती नहीं है। वो एनर्जी किनके पास है? उन एटम के पास से होती है। या बिल्कुल, ये तो समझना है। और एटम के पास एनर्जी है, तभी तो एटम यहाँ पे दिखाई गए हैं ऊपर। देखो एंथैल्पी ये पहुंच रही है ना। ओके, तो वो एनर्जी इनके पास। फिर क्या होगा, ये एटम आपस में फिर से कंबाइन होंगे, ये वाला एटम इसके पास आएगा, ये वाला एटम इसके पास आएगा, तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो कुछ एनर्जी यूज कर लेंगे, बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी सर? वो रिलीज हो जाएगी, लिबरेट करेगी। यस राइट। तो यहाँ से जो HF बना है, देखो HF यहाँ पे आ रहा है इस स्टेज पे, इसकी एंथैल्पी बहुत कम है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी एनर्जी क्या करेंगे? वो रिलीज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर बाकी एनर्जी क्या करेंगे? वो रिलीज कर देंगे। अगर मैं HF2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करूं तो वहां पे इतनी एनर्जी आ जाए, मतलब एक के लिए एनर्जी आपको नीचे लिखी है, दो करेंगे तो दो के लिए एनर्जी आपकी इतनी हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब इसमें क्या होगा, ये जो डिफरेंस है, ये तो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी थी यहाँ पे, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है
भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का डिफरेंस है यही क्या है, ये तो डेल्टा एच रिएक्शन। इफ इट इज रूम टेम्परेचर तो हम नॉट लगाएंगे, हाँ बाकी हम नॉट यस नहीं लगाएंगे। ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये एनर्जी का कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखा है, इसको याद नहीं करना है, बट आप एक सिंपल तरीके से देख लो, इसको याद बिल्कुल भी आपको नहीं करना, ठीक है। आपको पीडीएफ मैंने पहले ही भेज दिया है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करना, बाकी और कुछ। अब आते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम हम लोग पढ़े कल पढ़े क्या, क्योंकि बैटरी में जाने वाली। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज लेटेस्ट एनर्जी वगैरह की चीजें समझ में आ गई, कल हम पढ़ेंगे इस डायग्राम। तो इस डायग्राम में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ये ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर।